गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन की अगली क्लास, और ये क्लास पार्ट 3 होगी प्रीपोजिशन की। और इससे पहले हमने जो 2 पार्ट्स में समझने की कोशिश की, पहला पार्ट बेसिक था, यानी कि प्रीपोजिशन के बारे में आपको समझ होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट था जिसमें मैंने आपको बताया कि इन और इनटू में आपको कितना कन्फ्यूजन होता है। और आपको बता दो, जनरली क्वेश्चन इन इनटू हो गया, ऑन हो गया, अपॉन हो गया, ओवर हो गया, एबव हो गया, अंडर हो गया, बिलो हो गया, ऑफ हो गया, ऑफ हो गया, फॉर हो गया, बाई हो गया, कुछ यहीं से आते हैं। मतलब ये शब्द ही आपको ऑप्शन नहीं, कुछ यही आपको परिचित लग रहे होंगे जिनके बारे में आपको समझना है। कुछ नया नहीं है कि प्रीपोजिशन बहुत डिफिकल्ट है। और मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि प्रीपोजिशन आपके 3 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो 3 बोनस से 1 नंबर आपका कट नहीं सकता, अगर आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने इन और इनटू और जितने भी प्रीपोजिशन हैं, पहला तो हम एक कॉन्सेप्ट जो उनके बनते हैं वो, फिर इसके बाद जो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं उनकी एक बहुत लंबी लिस्ट है, और वो लिस्ट भी मैं आपके साथ PDF फॉर्मेट में शेयर करूँगा। आप उसको भी 2-3 बार पढ़िए और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन, बट जो क्वेश्चन आपके ज़्यादातर होते हैं उनमें से यही होता है ऑन, अपॉन, ओवर। बहुत रेयर होता है कि कोई भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन से आपके MPSI एंड कांस्टेबल में, हाँ, जहाँ पर इरर फाइंड या सेंटेंस में कोई इरर है, एक ऑप्शन पार्ट्स में डिवाइड करके देता है, जो कि आपके CPSI हो गया, SSC CGL हो गया, CHSL हो गया, वहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल में जाने की ज़रूरत होती है। SI की बात करूँ, MP और जेल डिपार्टमेंट में जो इंग्लिश पूछी जाती है उनमें यही प्रीपोजिशन मैक्सिमम, आप पेपर उठाकर देखना, इन इनटू होगा, अपॉन होगा, ऑन होगा, ओवर होगा, अंडर होगा, बिलो होगा, एबव होगा, बाई होगा, ऑफ होगा, थ्रू होगा। कुछ इस तरह से ही प्रीपोजिशन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे आज हम ऑन, ओवर, एबव, अपॉन, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स पहले भी दिया, बट इससे पहले मैं इनको समझ लेता हूँ एक एक करके कि आखिर ये होते क्या है, इनकी मीनिंग क्या होती है, और फिर इसके बाद शायद अगर हम समझने की कोशिश करें एग्जाम्पल्स के साथ तो वो थोड़ा सा आसान होगा। ऑन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई किताब है जो कि इसके ऊपर रखी हुई है, एक बुक इसके ऊपर रखी हुई है टेबल के ऊपर, या मैंने कहा कि कोई एक सरफेस है जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फिर मैंने कहा कोई एक सरफेस है जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है। कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? गौर से देखें एक बार, कुछ फर्क समझ में आ रहा है? तो फर्क बस इतना सा आ रहा है कि एक टेबल के ऊपर किताब रखी हुई है, और जिसमें से देखने में ये समझ में आ रहा है कि जब कोई वस्तु किसी के ऊपर रखी है तो सरफेस टच हो रही है, यानी कि दोनों ही सरफेस क्या हो रही हैं, टच हो रही हैं। सम या एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट एंड टच ईच अदर, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हो और एक दूसरे को क्या कर रहा हो, टच कर रहा हो, वहां पर यूज करते हैं, बोलो क्या, ऑन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा है, सरफेस एक दूसरे की टच कर रही हूं, बोलो क्या यूज करेंगे, ऑन। फिर बात करते हैं ओवर की। ओवर की अगर मैं बात करूं, या इससे पहले एबव, इसको ले लेते हैं, इसी सीक्वेंस में लिख देता हूं। ठीक है, ये एबव और ये ओवर, और इसके बाद कोई एक बिल्ली है, ठीक है, और एक चूहा, ठीक है, और बिल्ली इसके ऊपर छलांग लगा देती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपॉन। डायग्राम पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, मुझे पता है आप मेरे से भी अच्छा नहीं बना पाओगे, सिर्फ कमेंट
कर सकते हो कि क्या बना रहे हैं, बट आपको समझना है कहानी कुछ इस तरह से है। ऑन का मतलब है कि कोई भी सरफेस, और देखना एक बार आपको ऑन, एबव, ओवर, अपॉन जीवन में कभी कोई पूछ ले तो आप आंसर गलत नहीं करोगे, आप रीजन बताओगे भैया ऑन क्यों है, ओवर क्यों है, अपॉन क्यों है। अब एबव की अगर मैं बात करूं तो एबव का मतलब होता है हायर देन। क्या मतलब होता है? हायर देन। आप देख रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो इसके ऊपर तो है लेकिन इसको टच नहीं कर रहा है। बस अभी इतना सा ध्यान देना है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो इसको टच तो नहीं कर रहा है। हायर देन का मतलब है, मैंने क्या बोला, हायर देन। ये हो सकता है वर्टिकल ना हो। मेरी बात को समझिएगा कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, और पतंग मेरे या एरोप्लेन मेरे ऊपर उड़ रही है तो हो सकता है कि वो वर्टिकल हो, या हो सकता है या मेरे सर के जस्ट ऊपर ना हो, बट है तो हायर देन। एक बात समझिएगा कि ऊपर तो हो बट वर्टिकल ना हो, ठीक है, यानी कि उसकी पोजीशन वर्टिकल ना हो, टच भी नहीं कर रहा है, इसके ऊपर भी है, पर जरूरी नहीं है कि वर्टिकल हो। मतलब मैंने क्या कहा, इसको आप बोल सकते हैं हायर देन। पहले इन वर्ड्स को समझने की कोशिश करो, इसके बाद देखना आपका एग्जाम्पल एक छूट के नहीं जाएगा। मैंने कहा एबव को हायर देन। हायर देन का मतलब है कि आपके ऊपर। मैंने कहा अ फैन इज ओवर योर हेड और एबव योर हेड। डिपेंड करता है कि पंखे के नीचे आप खड़े हैं। अगर आप पंखे से दूर खड़े हैं तो आप बोल सकते हैं अ फैन इज एबव माई हेड, नॉट वर्टिकली पोजीशन, यानी कि नॉट योर फैन, मतलब आपके सर के ऊपर जो फैन की पोजीशन है वो जरूरी नहीं है कि वर्टिकल हो, हाँ है तो ऊपर। तो यही एबव का मतलब क्या मैंने बताया। एबव का मतलब जहां पर आपको सेंस स्टेटमेंट से ये आए कि हायर देन की बात हो रही है। अभी और भी मैं बताऊंगा ऑन, एबव और ओवर का यूज कहां पर हो रहा है, अभी बस बेसिक सा इनका मीनिंग निकाल रहा हूं कि एबव का मतलब जहां पर आपको ये सेंस मिले कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर तो है बट जरूरी नहीं कि उसकी पोजीशन वर्टिकल ही हो। बात समझ में है? आगे बढ़ते हैं, ओवर की बात करते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि ये ऑब्जेक्ट छोटा है, इसके ऊपर अगर देखा जाए तो इसको मैं दोनों तरफ से कवर कर सकता हूँ, यानी कि एक ब्लैंकेट है। प्लीज डोंट पुट ब्लैंकेट डैश मी इन समर। इस गर्मी में मेरे ऊपर कंबल मत डालो। एबव होगा, ओवर होगा, ऑन होगा। प्लीज डोंट पुट ब्लैंकेट ओवर या एबव या ऑन या अपॉन। अब होता है कंफ्यूजन यहाँ से शुरुआत। आपको लगेगा कुछ भी लगा दो यार, ऑन ऊपर ही तो रखने की बात कर रहा है, ब्लैंकेट एबव लगा दो, बट समझना ये है कि द सरफेस दैट कैन कवर एटलीस्ट फ्रॉम टू साइड, कम से कम आपको दो तरफ से कवर कर ले, अगर ये महसूस हो जाए तो वहां पर आंख बंद करना और ओवर लगा देना बेटा बिल्कुल सही होगा। क्या समझ में आया? एबव और ओवर में फर्क क्या समझ में आया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह ढक ले, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह ढक ले, चाहे वो उस सरफेस को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैटर नहीं करता। हम लोग ओवर ब्रिज बोलते हैं या एबव ब्रिज बोलते हैं, फ्लाई ओवर बोलते हैं या फ्लाई एबव बोलते हैं, फ्लाई ओवर या ओवर ब्रिज। कोई भी रोड है नीचे से जा रही है, उसके ऊपर एक पुल जाती है, तो आप देख रहे हैं कि जो रोड है एटलीस्ट दो तरफ से वो पूरी तरह उसको कवर कर रहा है। समझ में? रिवर कहीं से भी जा रही है, वो पुल दो तरफ से कवर कर रही है। आप पुल के नीचे खड़े हैं, फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं, एबव या आपके ऊपर फ्लाईओवर है या आपके ओवर है, तो आप बोलेंगे मैं तो उसके नीचे खड़ा हूं, यानी कि मुझे पूरी तरह से उसकी सरफेस ने कवर किया हुआ है, एबव नहीं ओवर होगा। द कैट जंप्ड ऑन द रैट। द कैट जंप्ड ऑन द रैट। सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, या कैट जंप ओवर द रैट, पढ़ने में भी यही अच्छा लग रहा है, द कैट जंप्ड ओवर द रैट। ऐसा लग रहा है कि मतलब हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी
यानी कि के ऊपर अपॉन का मतलब भी होता है के ऊपर, ओवर का मतलब भी के ऊपर, एबव का मतलब भी के ऊपर, ऑन का मतलब पर। लेकिन जहां पर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मोशन के साथ गिरता हो वहां पर यूज करते हैं अपॉन। द कैट इज जम्प अपॉन द रैट। अब एक बार आप इन सभी को अपनी कॉपी में, अपने शब्दों में, मैटर नहीं करता हिंदी या इंग्लिश जैसे भी हो, आप इसको लिख लो। फिर इसके बाद मैं एग्जाम्पल पे आता हूं और बात करूंगा। एक भी डाउट छूटना नहीं चाहिए। किसी भी शब्द के बारे में कोई भी टर्म्स अगर आप उठाते हैं तो उसका पूरी तरह पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए, आपको कोई डाउट नहीं। कि अब हाँ बात करेंगे ऑन, और कहाँ पर यूज होता है वो एक नई बात है, और कहाँ पर यूज होता है एक नई बात है, बट इसका मीनिंग क्या है मैंने उस पर बात किया। अब इसके बाद मिटा दूं इसको, और मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ बोर्ड में लिखता हूँ, इसको मिटाकर आप देखिए और उन एग्जाम्पल्स का आनंद लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, और फिर मैं कोशिश करूंगा उनको एक्सप्लेन करने की एक एक करके। देखिए, द बुक इज लेइंग ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। एग्जाम्पल सेकंड देखिए, देयर इज कैप। देयर इज कैप। There is cap on his. The roof is. The roof is. Example number 4. The aeroplane is flying. The aeroplane is flying. क्या आएगा आपको? ऑप्शन है ऑन, ओवर, एबव, अपॉन। ठीक है, इनमें से आपको लगाना है करेक्ट क्या होगा। एग्जाम्पल 5. The coolie was carrying. The coolie was carrying back his head. Example next. He is, the ozone layer is, the ozone layer is ओवर होगा, एबव होगा या ऑन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज डू नॉट पुट ब्लैंकेट। ठीक है, प्लीज डू नॉट पुट ब्लैंकेट ओवर या एबव या ऑन, क्या आएगा आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर। प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ्स। प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ्स। दिख रहा है यहां तक? नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, प्लीज डोंट पुट अब कोशिश करिए इनके आंसर करने की, एक एक करके आप समझने की कोशिश करें और इनके आंसर क्या सही है, यानी कौन सा आएगा, ऑन आएगा, ओवर आएगा। अपॉन तो मैंने बता दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मोशन के साथ गिर रहा हो
तब हम वहां पर यूज करेंगे अपॉन। ठीक है, मैं एक एक करके पढ़ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप समझने की कोशिश करेंगे और मेरे साथ एक बार आप खुद रिपीट करें और इसके बाद आप आंसर लगाने की कोशिश करें। कोई जल्दीबाजी नहीं है, हाँ कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा आंसर गलत ना हो। द बुक इज डैश द टेबल, देयर इज कैप डैश हिज हेड, द रूफ इज डैश योर हेड, the aeroplane is flying dash the cloud, the coolie was carrying, सुन रहा है ना तू, bag his head। ठीक है, पता चले मैं पढ़ रहा हूं। the ozone layer is dash his head, please do not put blanket dash me, please spread the cloths dash table, please don't put your clothes dash table। अब कोशिश करते हैं इनको बनाने की। द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि बुक टेबल पर रखी होगी, बुक टेबल के ऊपर नहीं होगी, मोशन पे नहीं होगी, वर्टिकल नहीं होगी, टेबल को दोनों तरफ से कवर नहीं कर रही होगी। देयर इज ए कैप, आपकी जो कैप है वो आपके हेड के ऊपर है। तो अब एक बात आती है कि क्या पूरे हेड को कवर करती है? तो दो तरह से, ऑन हिज हेड, अगर इसी कैप की जगह मैं हेड लिख दूं तब शायद वहां पर एक कॉन्सेप्ट हेड की जगह जहां पर होता है, मुझे ये डाउट है। कैप की जगह ऑन, कैप के साथ ऑन और हेड है, तो वहां पर आपको क्या लिखना होता है? ओवर। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा ऑन ही यहां पर आता है। द रूफ इज, ओवर होगा या एबव होगा? ओवर, क्योंकि छत जो है वो तुम्हारे सर के ऊपर तो है लेकिन वो तुम्हें पूरी तरह क्या कर रहा है? कवर भी तो कर रहा है। ठीक है, कोई सरफेस तुम्हारे वर्टिकल हो, तुम्हें कवर कर रही हो, वहां पर हम यूज करते हैं ओवर। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड, एबव द क्लाउड, इसको थोड़ा सा सोचकर आप आंसर दीजिए। एबव होगा, ओवर होगा? क्लाउड से एक और बात लिखिए कि एबव का यूज, एक नोट लगाइए इसके जस्ट या कहीं पर भी एक लिखिए, एग्जांपल नंबर 4 के लिए नोट बनाइए कि क्लाउड या सॉरी एबव का यूज हम कंपैरिजन के लिए भी करते हैं, यानी कि जहां पर दो ऑब्जेक्ट की ऊंचाई की बात एक कंपैरिजन के रूप में की जाए वहां पर हम ओवर का यूज नहीं एबव का करते हैं। जैसे कि द एरोप्लेन इज फ्लाई, अब यहाँ पर मेरे सर से कंपेयर नहीं, बादलों से ऊपर, इट मीन्स बादल से कंपेयर किया जा रहा है। क्लाउड की जितनी ऊंचाई है उससे ऊंची उड़ान, यानी उससे ऊंचाई पर उड़ रही है एरोप्लेन, इसलिए हम एबव का यूज करेंगे, यानी कि हायर देन, शब्द से ही पता चलता है हायर, कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव मतलब व्हेन वी यूज कंपैरिजन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट का कंपैरिजन कर रहे हैं, जहां पर कंपेयर किया जाए वहां पर यूज करते हैं एबव, नॉट ओवर। ठीक है, तो यहां पर हम लगाएंगे एबव। द कुली वॉज कैरिंग बैग ऑन हिज हेड, अपने सर पे रखा हुआ है। द ओजोन लेयर इज ओवर हिज हेड, आपके सर के ऊपर है, आप पूरे इन्वायरमेंट को क्या है? कवर कर रही है। ठीक है, अगर आप दूसरे नज़रिए से देखें वर्टिकली तो आपके जस्ट ऊपर, यानी कि आपके वर्टिकल ऊपर है। प्लीज डू नॉट पुट ब्लैंकेट, यानी कि आपके ऊपर कोई ब्लैंकेट ऐसे तो फोल्ड करके आप लेटे हो, ब्लैंकेट फोल्ड करके ऊपर रखेगा, ये मीनिंग ही नहीं निकलता। प्लीज डोंट पुट ब्लैंकेट ओवर मी, यहाँ पर ठीक है, कई बार ये नहीं समझ में आता, ऑन लगा दूं, ओवर लगा दूं, अपॉन लगा दूं, सब एक जैसे दिखता है। रीजन ये है कि ओवर लगाऊंगा क्योंकि ब्लैंकेट कवर करने का, यानी कि मुझे ब्लैंकेट से ढका जाएगा ताकि ठंड ना लगे। तो ब्लैंकेट क्या है? मुझे चारों तरफ से कवर कर रहा है, और जहां पर कवर करने का सेंस हो वहां पर एबव नहीं, ऑन नहीं, अपॉन नहीं, ओवर। प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ्स ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर कपड़े को फैला दो, यानी कि एक जो टेबल क्लॉथ्स है उसके ऊपर
फैलाने की बात हो रही है, इसका मतलब स्प्रेड करना, पूरे टेबल को कवर कर दो और जहाँ पर कवर की फीलिंग आ जाए बेटा ओवर होता है। और जहाँ पर प्लीज डोंट पुट क्लॉथ्स, आपने हो सकता है कपड़े फोल्ड किए हों और फोल्ड करके सभी के सभी ले जाकर टेबल में रख दिए। मैं गुस्से में बोला प्लीज डोंट, यानी एक रिक्वेस्ट किया कि कृपया कपड़े टेबल पे ना रखें। क्लॉथ्स, प्लीज डोंट पुट क्लॉथ्स ओवर द टेबल कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑन द टेबल। टेबल पर कपड़े तो मत रखो, वहां पर टेबल को ढकने की बात हो रही थी, यहाँ पर मैं मना कर रहा हूं कि कपड़े फोल्ड करके टेबल पे नहीं कहीं और रखो। सेंस समझ में आया? उम्मीद करता हूं आपको सभी एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं इसके बाद बात करूंगा कि इनके और भी ऑन, ऑन, ओवर, एबव के और क्या यूज हैं। क्या इतने से काम चल जाएगा? नहीं। अपॉन का तो क्लियर है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी के साथ किसी के ऊपर मोशन के साथ, इसको अब मिटा देते हैं। ठीक है, इसका एक ही कॉन्सेप्ट है। ये एग्जाम्पल्स आप इनको नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद कहानी को और आगे लेकर चलते हैं। चलिए मिटा दूं। लिखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल कम ऑन संडे, आई विल कम, आई विल कम ऑन संडे, आई विल कम इन संडे, आई विल कम एट संडे, he should open his shop at on 21st October या 22nd October on his, या he should celebrate his birthday, लिख लो, कुछ भी लिख लो, मीनिंग से मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिए। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है, इनमें से बताना है ऐड होगा या ऑन होगा। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। आई विल कम ऑन संडे सही है, आई विल कम इन संडे सही है, आई विल कम एट संडे सही है। अभी मैंने एट के ऊपर बात नहीं किया, यानी कि एट और इन के बीच क्या रिलेशन होता है प्रीपोजिशन में, इनको कैसे यूज करना है। अभी मैंने इन और इनटू के साथ लिया है, अभी इन और एट की बात करूंगा। फिलहाल अभी हम देखते हैं कि आई विल कम ऑन, आई विल कम इन। तो देखने में कंफ्यूजन होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट का नॉलेज नहीं है तो आपको लगेगा सब कुछ तो सही है, आई विल कम इन संडे, आई विल कम एट संडे, हम सब बोल लेते हैं। लेकिन जो असलियत में जो सही है वो आई विल कम ऑन संडे, बाकी के सभी यहाँ पर एट। एक नोट लगाइए और लिखिए, ऑन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डे एंड डेट, ऑन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डे एंड डेट। नेक्स्ट क्या है ऑन का यूज, ऑन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डे एंड डेट, डेट है, डे है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल। कई बार आपको कंफ्यूजन होता है इन टाइम, ऑन टाइम। अब ऑन आया ही है तो मैं इस पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पे बात करूंगा। जैसे आपसे ऑन टाइम, तो इसके साथ ही कई बार पढ़ने को मिलता है इन टाइम, और कई बार मिलता है इन गुड टाइम। अभी ऑन टाइम और इन टाइम की बात करते हैं। ऑन टाइम और इन टाइम, क्या होता है? ऑन टाइम, इन टाइम या इन गुड टाइम। अ ट्रेन, या एक एग्जाम्पल लिखिए, यू शुड गो टू द स्टेशन इन टाइम या ऑन टाइम, यू शुड गो टू द स्टेशन। अब बताइएगा इन टाइम लिख दूं या ऑन टाइम लिख दूं
या इन गुड टाइम। यू शुड गो टू द स्टेशन इन टाइम या ऑन टाइम या इन गुड टाइम। थोड़ा सा समय लीजिए और विचार करके आंसर करिए कि क्या सही होगा। जैसे मैंने बोला कि ट्रेन इज रनिंग, ट्रेन इज रनिंग ऑन टाइम या इन टाइम। ट्रेन इज रनिंग ऑन टाइम या इन टाइम। दूसरा एग्जाम्पल भी बनाने की कोशिश करें कि ट्रेन इज रनिंग, यहां पर ऑन होगा या इन होगा। किसी से जब मिलने जाते हैं तो आई अराइव्ड इन गार्डन, ऑन टाइम, इन टाइम। गार्डन की जगह आप और भी लिख सकते हैं सिनेमा हॉल है या कोई भी ऐसा ओकेजन है, ठीक है। इन टाइम या इन गुड टाइम। अब लगाइए क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन तो हमें बेहोश करते हैं एग्जाम में। यही क्वेश्चन जो बार बार हम लोग क्या सोचते हैं, हमारी आदत क्या होती है, पेपर उठाते हैं, प्रीपोजिशन की 3 क्वेश्चन, एक में ऑन एक में विथ, आंसर मैच करते गए, यस करेक्ट, एस करेक्ट। बट कॉन्सेप्ट पेपर में नहीं दिया होगा और इन्हीं के लिए मैंने पहले भी बोला कि 80% काम आप कर लेंगे, 80% मार्क्स आप आसानी से, बहुत सारी किताबें हैं पढ़कर ला सकते हैं। बट जो 5% है ना, ये आपको कोई भी किताब बता देगी कि यहाँ पर ऑन होगा या सॉरी इन होगा, यहाँ पर ऑन होगा, यहाँ पर इन गुड टाइम होगा। मेरा ये क्वेश्चन है कि तीनों में ऑन क्यों नहीं होगा, तीनों में से इन क्यों नहीं होगा और तीनों में से इन गुड टाइम क्यों नहीं होगा। इसका जवाब आपको देना होगा। तब कैसे देंगे? मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं और किसी ने पूछा सर ऑन आपने क्यों कट कर दिया, ऑन टाइम, फिर इसमें आप बोल रहे हैं ऑन टाइम, फिर इसमें बोल रहे हैं आप इन गुड टाइम बोल सकते हैं, इसमें हम गुड टाइम नहीं बोल सकते हैं, क्यों, ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसी पे बात करते हैं। और देखिए यू शुड कम या यू शुड गो टू द स्टेशन ऑन टाइम। अब लिखिए ऑन टाइम के बारे में, यहां पर ब्रैकेट लगाकर और लिखिए ऑन टाइम एट द टाइम अरेंज्ड, एट द टाइम अरेंज्ड नाइदर बिफोर नॉर आफ्टर। लिख लीजिए ऑन द टाइम का मतलब होता है एट अरेंज टाइम, जिस टाइम पर अरेंजमेंट हुआ है उसी टाइम पर पहुंचूंगा, ना तो पहले ना ही बाद में। ठीक है, अब इन टाइम को आप लिखिए नॉट लेट, नॉट लेट। इन गुड टाइम को लिखिए विथ कंफर्टेबल मार्जिन, विथ कंफर्टेबल मार्जिन। क्या मैंने बोला कि ऑन टाइम को लिखिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट, ना तो पहले ना ही बाद में, फिक्स टाइम पे पहुंचूंगा। इन टाइम नॉट लेट और इन गुड टाइम विथ कंफर्टेबल अरेंजमेंट, विथ कंफर्टेबल मार्जिन। अब तीनों को मैं एक एक करके इन एग्जाम्पल से बताऊंगा। यू शुड गो टू द स्टेशन, अब मीनिंग को समझिएगा। यू शुड गो टू स्टेशन ऑन टाइम का मतलब है नाइदर लेट नार बिफोर, ना तो पहले ना ही बाद में। क्या कभी ऐसा हुआ है? ट्रेन, अगर आपकी ट्रेन 10:30 बजे है, क्या आप 10:30 बजे ही पहुंचते हो? आपकी फ्लाइट 10 बजे की है, क्या आप 10 बजे ही पहुंचोगे? ना तो 9:55 पर, ना ही उसके बाद। तो क्या आपको जहां जाना है वहां पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे। तो इसका मतलब यहां पर ऑन कहना अनर्थ हो जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे इन टाइम। कहीं पर जाना है तो हमें लेट नहीं होना। वी शुड रीच द स्टेशन इन टाइम, हमें स्टेशन समय से पहुंच जाना चाहिए, नॉट लेट, लेट नहीं होना चाहिए। बोल सकते हैं इन गुड टाइम। आगे देखिए ट्रेन इज रनिंग
ऑन टाइम, यहाँ पर मैं ऑन टाइम भी बोल सकता हूँ, इन टाइम भी बोल सकता हूँ। अगर ट्रेन टाइम से चल रही है तो ऑन टाइम, अगर ट्रेन लेट नहीं है तो इन टाइम। फिर क्या कभी ऐसा हो सकता है इन गुड टाइम बोल सकता हूँ कि ट्रेन इन गुड टाइम, एक बढ़िया कंफर्टेबल मार्जिन लेके चल रही है। अगर ट्रेन को 10:30 बजे पहुंचना है, ट्रेन आराम से 8 बजे पहुंच जा रही है, खड़ी है तुम्हारा इंतजार करते हुए, क्या ऐसा होगा? या ट्रेन को कहीं मान लीजिए जाना है और उसे 10 बजे पहुंचना है और 10 बजे वहां से उसको छूटना है, तो क्या 9:55 में एक 5 मिनट का मार्जिन लेके छूट जाएगी? ऐसा कभी नहीं होता। ट्रेन कभी पहले नहीं छूटती, थोड़ा सा 2-4 मिनट लेट हो जाता है। तो इन गुड टाइम एक कंफर्टेबल मार्जिन लेके ट्रेन नहीं चलेगी कि चलो मुझे वहां पहुंचना है, कल लेट हो गए थे, आज आधा घंटा पहले निकल चलते हैं। समझ में आया? तो यहां पर इन गुड टाइम नहीं बोल सकता, ऑन और इन दोनों सही है कि अगर ऑन टाइम चल रही है तो बोल सकता हूँ हाँ ट्रेन ऑन टाइम चल रही है, बोल सकता हूँ ट्रेन लेट नहीं है, ट्रेन इज रनिंग इन टाइम, टाइम पे चल रही है। ट्रेन इज रनिंग इन गुड टाइम, एक बढ़िया सा मार्जिन लेके चल रही है कि इस स्टेशन पे 9 बजे पहुंचना था, आज 6 बजे ही आ गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है। आई अराइव्ड इन गार्डन या आई अराइव्ड इन सिनेमा हॉल, जहां पर कोई प्रोग्राम होता है, कोई भी ओकेजन है, कोई प्रोग्राम है, कोई मूवी देखने जाते हैं, तो हम पहले चले जाते हैं कि टिकट लेके आराम से सीट मिल जाए कंफर्टेबल, विथ कंफर्टेबल मार्जिन ऑफ टाइम इन गुड टाइम। अब समझ में आया कि कभी आपको इन टाइम, ऑन टाइम, इन गुड टाइम, इन तीनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। बात समझ में आई? आगे बढ़ें, इसको लिख लीजिए अच्छे से। और हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता, आप किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, मार्क्स आपके आने चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आप इसको लिख सकते हैं, ऑन टाइम का मतलब क्या होता है, इन टाइम का मतलब क्या होता है, फिर इसके बाद इनका एक्सप्लेनेशन आप एक एक लाइन पे लिख सकते हैं। चलिए मिटा दें। अब बात करते हैं एबव। एबव के बारे में कुछ और, कि एबव का यूज हम कहाँ कहाँ और करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। एग्जाम्पल लिखिए, द काइट रोज डैश द बिल्डिंग, द काइट रोज डैश द, यहां पर क्या होगा, एबव होगा क्या, ओवर होगा क्या। कोई पतंग बिल्डिंग के ऊपर उड़ रही है, जरूरी नहीं है कि वो वर्टिकल ही होगी, जरूरी नहीं है। और कोई भी पतंग किसी बिल्डिंग को कवर भी नहीं कर रही, जब वर्टिकल भी नहीं, कवर भी नहीं कर रही, तो एक बिल्डिंग से ऊपर उड़ रही है, कंपैरिजन की बात हो रही है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं एबव। द काइट इज एबव द बिल्डिंग, यानी कि कोई भी पतंग बिल्डिंग से ऊपर उड़ रही है। हिज इनकम इज 10,000 पर मंथ। अब किसी की इनकम से, उसकी इनकम 10,000 से अधिक है, उसकी इनकम 10,000 पर मंथ से अधिक है। हिज इनकम इज ओवर हिज इनकम इज मोर देन 10,000 पर मंथ। यहां पर मोर की बात नहीं है, किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, यहां पर उसकी इनकम 10,000 से अधिक है, यानी कि किसी भी नंबर्स का क्या कर रहे हैं हम, उससे अधिक है ये बता रहे हैं। तो जहां पर ऐसा कुछ भी आपको समझ में आए कि हिज इनकम इज एबव नॉट ओवर, ठीक है, तो एक नोट लिखिए और उस नोट में आपको कुछ और ऐसे एग्जाम्पल मिले तो आप इनको आसानी से बना सकते हैं। लिखिए, एबव का प्रयोग हायर देन, एबव का प्रयोग हायर देन एंड सम मोर देन, यानी कि यहां पर जहां पर आपको ये समझ में आए कि उसकी फीलिंग क्या है, मोर देन। एबव का प्रयोग हायर, कंपैरिजन, जहां पर आपको हायर देन, सम, मोर देन इन नंबर और क्वालिटी, जहां पर आपको संख्या
में ज़्यादा या अधिक किसी भी संख्या को, यानी कि जैसे 10,000 रुपीज है, किसी भी संख्या में उससे ज़्यादा या अधिक का बोध हो, वहाँ पर हम एबव का यूज करते हैं। जहाँ पर आपको हायर देन या किसी भी संख्या में ज़्यादा या अधिक का अर्थ हो, वहाँ पर हम, जैसे कि देयर आर 100 स्टूडेंट इन अवर क्लास। अब आपको लगाना है ऑन, ओवर, एबव। तो यहाँ पर देयर आर एबव 100 स्टूडेंट्स इन अवर क्लास, 100 से ज्यादा बच्चे हैं। देयर आर मोर देन, जहां पर ये मोर देन, हायर देन, यानी कि कंपैरिजन की बात हो, संख्या में तुलना हो कि अधिक, जहां पर उसकी ऊंचाई में तुलना हो कि किसी से अधिक, वहां पर हम यूज करते हैं किसका, एबव का, नॉट ओवर। ठीक है, कुछ और, जैसे कि देयर इज ब्रिज ओवर द, ओवर या एबव, देयर इज ब्रिज ओवर द रिवर, नॉट एबव द रिवर। क्यों ओवर मैंने बोला, देयर इज ब्रिज ओवर द रिवर, क्योंकि अगर ब्रिज है तो ब्रिज क्या करेगा, यहां से रिवर अगर बह रही है तो ब्रिज इसके दोनों तरफ क्या होगा, दो सरफेस से एक जो ब्रिज है उसको कवर कर रहा है। तो हम यहां पर एबव नहीं ओवर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट एबव और ओवर, ऑन, अपॉन, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक नोट और बनाकर लिखिए, ओवर के बारे में भी क्यों रह जाए। लिखिए, ओवर का प्रयोग एज, ओवर का प्रयोग जहां पर एज, टेम्परेचर, किसी प्लेस के आसपास, ओवर का प्रयोग एज के लिए, टेम्परेचर के लिए, किसी प्लेस के आसपास, किसी वस्तु को ढकने के लिए, या कोई भी टाइम पीरियड के समाप्त होने पर यूज किया जाता है। क्या क्या मैंने बोला, एज हो गया, टेम्परेचर हो गया, जहां पर आपको एज या टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए या किसी प्लेस के आसपास, देयर इज कोल्ड ओवर हियर, देयर इज कोल्ड ओवर हियर, यानी कि चारों तरफ क्या है, मौसम ठंडा है, आसपास, देयर इज कोल्ड ओवर हियर, तो प्लेस के आसपास। और क्या मैंने बोला, किसी भी वस्तु को ढकने के लिए, जहां पर आपको किसी ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़े तो उसके ऊपर की जब आपको सेंस में लगाना हो, ऑन नहीं, क्या होगा, और कोई भी टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के कंप्लीट होने पर, पीरियड ऑफ टाइम के कंप्लीट होने पर, कुछ एग्जाम्पल बोल दूं क्या, द गर्ल सेड दैट शी वुड नॉट मैरी द मैन, शी वुड नॉट मैरी अ मैन ओवर 35। द गर्ल्स सेड दैट शी वुड नॉट मैरी अ मैन ओवर 35। समझ में आया कि जहां पर एज की बात हो वहां पर हम क्या लिखते हैं, ओवर, ना कि एबव। ठीक है, द टेम्परेचर इज ओवर 35 या 45, द टेम्परेचर इज ओवर 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर है, वहां पर ये नहीं बोल सकते द टेम्परेचर इज एबव 35। और कंफ्यूजन यही होता है, हम लोग क्या करते हैं, टुडे द टेम्परेचर इज एबव 35 डिग्री सेल्सियस, बोलने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पर टेम्परेचर और एज की बात हो वहाँ पर ओवर नहीं, सॉरी एबव नहीं, क्या, ओवर। इसके बाद आपको और, देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड, देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड। ठीक है, उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर, यानी बारिश हो रही है तो उसने अपने सर को कवर करके रखा है, किससे, अम्ब्रेला से। तो अम्ब्रेला उसके ऊपर है लेकिन उसको कवर कर रहा है, उसके वर्टिकल है, नॉट हायर देन की बात हो रही, नॉट कंपैरिजन की बात हो रही। समझ में आया, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी भी
पॉइंट में किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। और आगे भी हमारी जो क्लास होगी वो इसी सिलसिले में, इसी उत्साह और इसी एनर्जी के साथ चलेगी। और मैं देखता हूँ कि आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश के जिस टॉपिक से एक बार हम निकल जाएं उसमें मार्क्स कटने की गुंजाइश कहाँ पर रह जाती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखिए और कोरोना से बचे रहिए, सावधानी रखिए, क्योंकि अब जो है स्थिति बहुत तेज़ी से बिगड़ रही है। परहेज करने की बारी अब आई है। अब तक आपने कुछ भी नहीं किया, लॉकडाउन में भले ही रहे हो, लेकिन अब सब्जी लेने भी जाना है तो बहुत सुरक्षा के साथ, बहुत सावधानी के साथ जाइए। किसी को बिल्कुल भी टच मत करिए, घर से बाहर जितना कम हो सके उतना निकलिए, क्योंकि देख रहे हैं कि अभी कोरोना आपके ही क्षेत्र में, आपके कॉलोनी में चारों तरफ से एक दिन ऐसा आएगा अभी बहुत जल्द ही कि आप चारों तरफ से घिर चुके होंगे। तब आपको लगेगा कि अब बाहर नहीं निकलना है। पहले से ही सतर्क रहो, पढ़ाई करो, अपने ऊपर जितना काम कर सकते हो करो, अपने ऊपर वर्क करो। बहुत अच्छा टाइम मिला है आपको अपने ऊपर काम करने का, अपने विचारों को थोड़ा सा कुछ सोचने का, कुछ बड़ा करने का। तो मेहनत करो, एक ऑप्शन आपके हाथ में, बाकी आप कुछ भी नहीं बदल सकते। तो टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।